मोदी ने आतंकवाद और कट्टरवाद पर करारा प्रहार किया। उन्होंने दोनों समस्याओं को आर्थिक विकास की राह में बाधा बताया। पीएम मोदी ने एससीओ की बैठक में शामिल देशों को संदेश देते हुए अफगानिस्तान के हालात का जिक्र किया। उन्होंने साफ कहा कि अफगानिस्तान में कट्टरता बढ़ी और इससे पड़ोसी देशों के लिए चुनौती बढ़ा दी है। पीएम मोदी ने कट्टरता से लड़ने के लिए तकनीक के विकास पर जोर दिया। रेडिकलाइजेशन से लड़ाई क्षेत्रीय सुरक्षा और आपसी ट्रस्ट के लिए तो आवश्यक है ही। यह हमारी युवा पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए भी जरूरी है। एससीओ के लगभग सभी देशों में इस्लाम से जुड़ी मॉडरेट, टॉलरेंट और इंक्लूसिव संस्थाएं और परंपराएं हैं। एससीओ को इनके बीच एक मजबूत नेटवर्क विकसित करने के लिए काम करना चाहिए। रेडिकलाइजेशन और असुरक्षा के कारण इस क्षेत्र का विशाल आर्थिक पोटेंशियल भी अनटैप रह गया है। एससीओ को क्षेत्र में कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के लिए उपयुक्त नॉर्म्स विकसित करने चाहिए। इसी से हम इस क्षेत्र की पारंपरिक कनेक्टिविटी को पुनः स्थापित कर पाएंगे और तभी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हमें जोड़ने का काम करेगी, न कि हमारे बीच दूरी बढ़ाने का। और नीरज कुमार इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद है। नीरज, देखिए, कट्टरपंथ का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया है कि पूरी दुनिया के सामने अगर सबसे बड़ी चुनौती है तो वो यही है कि किस तरीके से सुरक्षा बनाए रखी जाए, शांति और भरोसा, क्योंकि अफगानिस्तान में जो हालात बने हुए हैं उससे पूरी दुनिया इफेक्टिव हो रही है। और देखिए, और प्रधानमंत्री ने न सिर्फ कट्टरपंथ का जिक्र किया, इस संदर्भ में अफगानिस्तान का भी जिक्र किया है। और आतंकवाद का भले ही उन्होंने नाम न लिया हो, शब्द का इस्तेमाल न किया हो, लेकिन आतंकवाद भी कट्टरपंथ से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ के मंच पे ये बता दिया, क्योंकि शंघाई सहयोग संगठन आज की तारीख में अफगानिस्तान के संकट के बाद एक ऐसा मंच बन के उभरा है। हालांकि 21वीं बैठक है, 20 साल हो गए हैं शंघाई सहयोग संगठन को, और 20 साल बाद ही अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा आया है। तो ऐसे में इस मंच की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंच का इस्तेमाल करते हुए उन तमाम देशों को, 8 देश ऐसे हैं जो एससीओ के सदस्य हैं, जिनमें 5 देश हैं जिनकी बॉर्डर जो है अफगानिस्तान से लगती है, तो आप महत्व समझ सकते हैं। इसके अलावा 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए प्रधानमंत्री ने संदेश दे दिया है। पाकिस्तान को समझना होगा कि वो अपनी जमीन से या आने वाले वक्त में अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ न करे। इमरान खान भी इस बैठक में मौजूद थे, चीन के मुखिया मौजूद थे इस बैठक में, और रूस भी मौजूद था। तो आपको समझना होगा कि प्रधानमंत्री ने भारत की तरफ से एक सख्त संदेश दिया है कि कट्टरपंथ से निपटना होगा, लड़ाई एकजुटता के साथ लड़नी होगी। और इसके अलावा तीनों ही देश को एक साथ संदेश दे दिया है अफगानिस्तान का जिक्र करते हुए। ठीक है नीरज, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि एससीओ की बैठक में पीएम मोदी ने अफगानिस्तान के हालात पर गहरी चिंता जताई। पीएम मोदी ने अफगानिस्तान के हाल के घटनाक्रम का जिक्र करते हुए एससीओ की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है, और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। इस मुद्दे पर एससीओ को पहल लेकर कार्य करना चाहिए। एससीओ की बैठक में पाकिस्तान एक बार फिर खुलेआम झूठ बोलता हुआ नजर आया। आतंकवाद और आतंकी संगठनों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान दुनिया को यह दिखाने की कोशिश करता दिखा कि उसे आतंकवाद से कितना नुकसान हुआ। एससीओ में इमरान खान ने दावा किया कि पाकिस्तान ने आतंकवाद से जंग में 80,000 से ज्यादा जानें कुर्बान की है। और इस बैठक में इमरान का एक और झूठ सामने आया। इमरान खान ने दावा यह किया कि वो अफगानिस्तान में शांति चाहता है, जबकि पाकिस्तान पर आरोप है कि उसने तालिबान की हर संभव मदद, और पंजशीर में भी पाकिस्तान ने एनआरएफ पर हवाई हमला किया।
नीरज लगातार हमारे साथ मौजूद है। नीरज, देखिए पाकिस्तान जो कि हर मंच से एक्सपोज होता हुआ नजर आता है, लेकिन एक बार फिर से वही इमोशनल कार्ड खेलते हुए इमरान खान की देखिए, आतंकवाद से लड़ाई में हमारे कितने लोगों की जाने गई है, लेकिन सवाल यही है कि अगर पाकिस्तान अपना आईना नहीं देखेगा तो फिर उसे हर बार मुंह की ही खानी पड़ेगी। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से ऐसे मंचों का इस्तेमाल महज एक एक्सक्यूज के तौर पे दिया जाता है और इमरान खान यही करते हैं। और आमतौर पे तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों का इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ कश्मीर के मसले को उठाने के लिए करते हैं और उन्हें ये पता होना चाहिए कि आतंकवाद का जो वो निर्यात करते हैं भारत में या कश्मीर में, उनकी जमीन से होता है। देखिए, अफगानिस्तान का जिक्र करते हुए आज प्रधानमंत्री ने एक संकेत तो दिया है और संदेश भी दिया है कि कट्टरपंथ का मुकाबला मिलजुल के करना होगा, उसमें सभी देशों को सामने आना होगा, ये जानते हुए कि पाकिस्तान इसमें भारत का सहयोग नहीं करेगा। लेकिन रूस है, चीन है, इसके अलावा दूसरे देश है, वो सामने आ सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात जो इस वक्त न्यूज 18 इंडिया को सुन रहे हैं, एक बैठक हुई दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच। उस बैठक में यह साफ किया गया है कि अगर एक एकजुट एशिया को सामने रखना है तो उसमें भारत और चीन की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। और चीन को यह समझना होगा, विदेश मंत्री ने साफ किया है कि चीन को यह समझना होगा कि दोनों देशों के रिश्तों पर तीसरे देशों का असर न हो और चीन को इस बात का नजरअंदाज करना होगा। तो भारत की पॉलिसी भी आने वाले वक्त में बदलेगी। और एक और महत्वपूर्ण बात, चाहे ताजिकिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो, कजाकिस्तान हो, किर्गिस्तान हो, जो कि एससीओ के सदस्य हैं, उनसे आने वाले वक्त में भारत को संबंध जो है और एक अगले लेवल पे ले जाना होगा, ताकि बिल्कुल, यानी कि चीन को भी साफ चेता दिया गया है कि स्थिति और परिस्थितियों के बदलते हुए हम भी अपनी पॉलिसी बदल सकते हैं, लेकिन चीन है जो कि अक्सर हर मुद्दे पर अपना ही फायदा देखता है। नीरज, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको यह बता दें कि एससीओ की बैठक में चीन भी अपनी चालबाजी से बाज नहीं आया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अफगान मुद्दे पर दुनिया को यह दिखाने की कोशिश करते हुए दिखे कि उन्हें अफगान के लोगों की कितनी परवाह है। शी जिनपिंग ने पूरे विश्व से अफगानिस्तान के लिए सहायता और समर्थन मांगा। तालिबान को आर्थिक तौर पर मदद देने का ऐलान करने वाले चीन ने आतंकवाद से लड़ाई को जारी रखने की बात पर भी जोर दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती सेना पर दिए बयान पर घिर चुकी हैं। उन्होंने पुंछ के मेंढर में आर्टिकल 370 पर बोलते हुए सेना पर विवादास्पद टिप्पणी कर दी। उन्होंने अपने भाषण में कई आरोप लगाए, जिसके बाद बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस ने भी उनके बयान की निंदा की और सेना पर टिप्पणी न करने की नसीहत दी। पहले जो था हालात खराब थे तो हमें दुश्मन नजर आता था, वो मिलिटेंट की शक्ल में हाथ में बंदूक लेके या सिक्योरिटी फोर्सेस की शक्ल में सामने आता था कि भाई मिलिटेंट तुम्हारे घर में क्यों आया। आज का दुश्मन जो है, आज की जो मुसीबत है, उसकी कोई शक्ल नहीं, वो बिना चेहरे के है, उसका चेहरा नजर नहीं आता है, मगर वो हर जगह मौजूद है। कोई बात करता है, जबान खोलता है, शाम को पुलिस वाला पकड़ के ले जाते हैं। बताओ कि क्या कर रहे थे। बीजेपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी नेताओं ने आपत्ति जताई। बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। कल महबूबा मुफ्ती ने मेंढर में बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी जालिम कम नहीं है और पहले भारतीय सेना तलाशी लेती थी, अब ये लोग आतंकवाद को जो है नजरअंदाज कर रहे हैं। जिस भारतीय सेना की वजह से महबूबा मुफ्ती जी आज तक सुरक्षित अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती जी की फितरत रही है कि देश के देशभक्त लोगों का अपमान करना, लेकिन महबूबा मुफ्ती जी की जमीन खिसक चुकी है। बिन पानी जैसे मछली छटपटाती है, ऐसे महबूबा मुफ्ती जी छटपटा रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में मोदी जी की सरकार आने वाली है, यहाँ बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनने वाला है। एक बार फिर महबूबा मुफ्ती ने विवादित बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं जोगी, वो भी प्लाट नहीं खरीद सकते और यहाँ पर जो सेना है जो आम लोगों के साथ यहाँ पर पहले भी इस तरह के वो उनको दुखी करते आए थे और आज भी जो भाजपा के मंत्री जहाँ पर आ रहे हैं उनसे भी लोग दुखी हैं। देखो, महबूबा को वो वक्त याद होगा जब हमारी सेना ने 2014 में सैलाब से पूरे कश्मीर वासियों को बचाया था। उन्हें शायद वो याद नहीं आता। अपने साथ वो सुरक्षा बलों को लेकर के घूमती है, यह उनका अपमान है। उनको जो फ्रस्ट्रेशन है उसी के कारण से इस प्रकार की आवाज़ें उठती हैं। आज
कश्मीर के अगर हालात सुन रहे हैं, शायद उनको अच्छा नहीं लग रहा। उनके सभी जो उनके साथी मंत्री थे, एमएलए, सबको छोड़ करके चले गए हैं। उनको खुद हिसाब लगाना चाहिए कि उनको कितना समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस नेताओं ने भी महबूबा मुफ्ती के बयान की निंदा की है। क्या कहा कांग्रेस के नेताओं ने, आपको सुनवाते हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में जो चाहे जमीन खरीद सकता है, लेकिन मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूं कि अभी तक कितने लोगों ने जमीन खरीदी? जब तक कश्मीर के हालात ठीक नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता है कि वहां पे कोई भी आदमी जमीन खरीदने की हिम्मत कर सकता है। भारतीय सेना के ऊपर सवाल उठाने की मैं घोर निंदा करती हूं। उनका सर्वोच्च बलिदान है कि आज देश सुरक्षित है। भारतीय सेना के ऊपर एक भी सवाल नहीं उठाया जा सकता है, मेरा ये मानना है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने भी महबूबा मुफ्ती के बयान पर अपना स्टेटमेंट दिया है। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। इस तरह के बयान हताशा में दिए जा रहे हैं और राजनीतिक कारणों से दिए जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती स्वयं राजनेता रही हैं, लोकसभा में, विधानसभा में मुख्यमंत्री भी रही हैं। अभी तक उन्होंने कभी इस तरह की कोई बात नहीं कही। अगर कुछ बात होती तो वो एक जनमंच पर या अपने राजनीतिक मंच पर या लोकसभा, विधानसभा में इस तरह की बातों को कर सकती थी और प्रोटेस्ट कर सकती थी। यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी महबूबा मुफ्ती को उनके बयान पर न सिर्फ घेरा बल्कि उन्हें नसीहत भी दे डाली। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर में हमारे लोगों की साल और टोपियां उतारकर चेक की जाती थी और योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 370 हट गया तो हम प्लाट खरीदेंगे। हम प्लाट खरीदना बस की बात नहीं है। ऐसा है, महबूबा मुफ्ती को अब समझना चाहिए, कांग्रेस दिल्ली में नहीं बैठी है, अब बैठी है भारतीय जनता पार्टी और बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी। और 370 जब हट जाता है तो वहाँ पे भी वही कानून लगेगा जो देश के हर कोने में लगता है और हर नागरिक वहाँ पे अब प्लॉट लेगा और वहाँ प्लॉट लेकर वहाँ की जो इंडस्ट्री है, टूरिज्म है, उसको बढ़ावा देगा, जिसको आप लोगों ने पकड़ के रखा था सेपरेटिस्ट के हाथ में और वो पाकिस्तान को गिरवी कर रखा था। क्या पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने और राज्यों को मिलने वाले टैक्स जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल हो रही हैं। उनके साथ यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी हैं। इनके अलावा सभी राज्यों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी जीएसटी काउंसिल की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, मणिपुर और त्रिपुरा के डिप्टी सीएम बैठक में मौजूद हैं, जबकि बाकी राज्यों ने अपने अफसरों को भेजा है। और आइए अब आपको बताते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम आखिर तय कैसे होते हैं। तेल कंपनियां आधार मूल्य पर कच्चा तेल खरीदती है, जिसके बाद तेल की कीमत में रिफाइनिंग और ढुलाई का खर्च जुड़ता है। पेट्रोल और डीजल पर राज्य अपने हिसाब से वैट लगाते हैं। वहीं केंद्र सरकार भी इन पर एक्साइज टैक्स लगाती है। तेल की कीमतों में डीलर की कमीशन भी जोड़ी जाती है और इसी के बाद फाइनल प्राइस निकलकर सामने आता है। अजीत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अजीत, क्या कुछ अपडेट इस बैठक को लेकर? बैठक अभी भी चल रही है या खत्म हो चुकी है? देखिए, बिल्कुल इसका बैठक अभी भी चल रही है और बड़ी बैठक चल रही है। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं और खुद जो केंद्रीय वित्त मंत्री है सीता निर्मला रमण, वो लीड कर रहे हैं। और जो डीजल और पेट्रोल की कीमतों को, डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाना है, उसको लेकर ये बैठक में भी चर्चा हो रही है। लेकिन अभी फिलहाल जो उत्तर प्रदेश की तरफ से जो यहाँ के वित्त मंत्री, यहाँ के लोग हैं, उनका यही कहना है कि जो फैसला काउंसिल लेगा उसको हम मानेंगे, लेकिन अगर डीजल पेट्रोल की कीमतों को अगर बैट के दायरे से हटाकर जीएसटी में लाया गया तो इकोनॉमी का नुकसान होगा उत्तर प्रदेश को। तो अब सब कुछ फैसला केंद्रीय जो वित्त मंत्री और जीएसटी काउंसिल, उनके फैसले के बाद सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आएगी। फिलहाल अब सीतारमण जो केंद्रीय वित्त मंत्री है, जीएसटी काउंसिल, उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। हालांकि अभी समय नहीं निर्धारित, लेकिन कहा जा रहा है तो 4 बजे या फिर 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें काउंसिल की जो बैठक है जीएसटी की क्या क्या चीजें हुई और क्या तय हुआ, उस पर जो है डिटेल से केंद्रीय वित्त मंत्री खुद बात करेंगे। रितिका, ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और यूपी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर राज्य सरकारों की आमदनी घट जाएगी।
सर, लंबे अरसे के बाद, कोरोना के बाद जीएसटी की मीटिंग यहाँ पे हो रही, क्या एजेंडा है? पहली बार जीएसटी की मीटिंग हो रही है जी। और जीएसटी की मीटिंग में जो है हम तो केवल होस्ट हैं जी। एजेंडा तो तय करने वाले जीएसटी काउंसिल है। सर, एक बहुत बड़ी चर्चा जो चल रही है कि पेट्रोलियम प्राइसेस को लेकर के चर्चा हो सकती है कि उसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए, क्या सेंटर इस तरह का एक प्रस्ताव या ओपिनियन स्टेट से मांग सकती है? देखिए, हम तो यही चाहेंगे कि अभी तक जो व्यवस्था चली आ रही है वही व्यवस्था रहे। ये मतलब जो वैट का एक दायरे में है पेट्रोलियम प्राइसेस वही रहे। क्यों इस तरह का? क्यों? इससे तो बहुत रिलीफ मिल सकता है जनता को, ऐसा मतलब ओपिनियन है। नहीं, जनता को रिलीफ जो है, जो व्यवस्था पर प्रेजेंट है उसमें ठीक है, उसी में ज़्यादा है, क्योंकि हमसे हमारा सबसे कम टैक्स है वैट सबसे। देखिए, हमसे जितने भी ज़्यादा बड़े बड़े स्टेट्स हैं वहाँ पर वैट ज़्यादा है, हमारा सबसे कम। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने ट्वीट कर कहा कि यदि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया गया तो इन वस्तुओं पर टैक्स 75 से घटकर 28% करना पड़ेगा। इससे केंद्र और राज्य सरकारों को 4.10 लाख करोड़ के राजस्व से वंचित होना पड़ेगा। इसमें डीजल से 1.10 लाख करोड़ और पेट्रोल से 3 लाख करोड़ की राजस्व हानि होगी। कोविड काल में सरकार इतनी बड़ी राशि की भरपाई नहीं कर पाएगी, जिससे विकास कार्य प्रभावित होंगे। तो पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। तो पेट्रोलियम पदार्थ की जीएसटी में लाना चाहिए, इस बात की चर्चा पूरे देश में चल रही है। ये बयान चर्चा तब आई है जब राहुल गांधी जी ने कहा कि इसको जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए, और तब से बहस छिड़ी हुई है। और जीएसटी काउंसिल की बैठक लखनऊ में आयोजित की जा रही है, जहां चुनाव होने वाला है। तो केंद्र सरकार को इसे जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। और आज रात 10 बजे देखना ना भूले नरेंद्र मोदी की अनदेखी दास्तां, मोदी द अनटोल्ड स्टोरी। कहानी संघर्ष की, कहानी उत्कर्ष की, कहानी एक ऐसी शख्सियत की जो गरीबी और गुमनामी के अंधेरों से निकलकर बना विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नायक। कौन है ये व्यक्ति? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी द अनटोल्ड स्टोरी, 17 सितंबर रात 10 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर। इस साल की शुरुआत में भारत के राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटित नरेंद्र मोदी स्टेडियम इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर में किसी आधुनिक चमत्कार से कम नहीं। हिस्ट्री टीवी 18 आप तक लेकर आ रहा है इस स्टेडियम से जुड़े रोचक तथ्य और इसकी निर्माण प्रक्रिया से जुड़ी हर जरूरी जानकारी। मॉडर्न मार्वल, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, जिसका प्रीमियर हो रहा है 17 सितंबर को रात 9 बजे। हिस्ट्री टीवी 18 पर आइए देखिए इस स्टेडियम के बारे में क्या कुछ कहना है बीसीसीआई के सेक्रेटरी